काउंटिंग इक्वेशन का अपन ने पिछले वीडियो देखा, उसमें अपन 2-3 क्वेश्चन देखे। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस पे आइएगा। इसमें देखो लिखा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 गुड्स 50,000। एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने में सोचो क्या होगा, एक बंदा है वो अपने घर का पैसा ले जाएगा दुकान पे। क्यों ले जाएगा? ताकि वो कुछ खरीद सके, खरीदेगा तभी तो बेचेगा। तो सबसे पहले मूवमेंट यूँ स्टार्ट होती है कि अपने घर से कुछ पैसा दुकान में ले जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैंने कॉलम डाला कैश का, ठीक है। ये चलो यहाँ थोड़ा पास में डाल देते हैं। यहाँ पे एक अपन ने कॉलम डाला कैश का और उसके सामने लिखा है 20,000। फिर अपन ने एक और इम्पॉर्टेंट कॉलम डाला स्टॉक का 50,000। तो आज के दिन ये 70,000 किसका है? ये ओनर का ही है। मान लो इसने अभी सोचा है और 1 घंटे बाद इसको लगे कि यार मुझे बिजनेस नहीं करना, तो ये 70,000 रुपया जो स्टॉक वगैरह है वो किसका है? इसी का तो है। चलिए सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट। आपने सामान गोपाल से खरीदा, उधार खरीदा, नतीजा क्या होगा? स्टॉक आएगा। तो यहाँ स्टॉक के कॉलम में तो करेंगे प्लस। और आपने उधार खरीदा, ऐसा तो है नहीं फ्री में मिला, आप समझिएगा। फ्री में मिला मतलब वापस नहीं करना, और उधार खरीदा मतलब आपको ये पैसा लौटाना होगा। ये आपकी ड्यूटी है, लायबिलिटी है। तो यहाँ से एक कॉलम आता है पाकिस्तान की तरफ और उस कॉलम का नाम होता है क्रेडिटर्स। आपको एक कॉलम क्रिएट करना होगा 40,000, ठीक है। अब अच्छा तरीका ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नया इक्वेशन बनाया जाए। हालांकि इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर तरीका तो ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नया इक्वेशन हासिल करें। 20, 90, ये 40 और ये 70, ठीक है। इस वीडियो में तो मैं यही करूंगा कि हर ट्रांजैक्शन के बाद नया इक्वेशन निकालूंगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 का सामान हमने 40,000 में बेचा। 30,000 का सामान 40,000 में बेचा। पहले तो सामान बेचा तो स्टॉक को जाने दो, कैश को आने दो। और सबसे ज्यादा खुशी किसको है? ओनर को, क्योंकि 10,000 कमाया। तो ये 10,000 रुपए आपकी कैपिटल में प्लस होगा। ये आपने कमाया है ओनर ने। न्यू इक्वेशन इज 60, 40, 80। नेक्स्ट। और आपको अच्छा सीखना है ना, क्या करो, जैसे ही मैं पढ़ूँ आप पॉज कर दिया करो, पॉज करके वीडियो को सुना करो। अच्छा इसमें क्या होगा देखना, सर क्या लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65 कॉस्टिंग 50,000। आपने अब के बाद 50,000 का सामान 65,000 में बेचा, लेकिन उधार। आराम से उधार बेचने में बच्चा एक बार हड़बड़ा जाता है। आपने सामान बेचा तो आप यहां से तो लेस करो। अब आप कैश में लिख नहीं सकते क्योंकि सौदा उधार का है, तो आप एक कॉलम क्रिएट करो डेटर्स और यहां पे आप लिखो 65,000। और आपने 15,000 कमाया तो ये 15,000 आपकी कैपिटल में जुड़ेगा। अब यहाँ स्टूडेंट को बुरा इसलिए लगता है कि सर कमाया कैसे, ये तो उधार है। आप ये कह सकते हो कि मिला नहीं है, लेकिन आपने कमा तो लिया। जैसे ही मुर्गा आपके दुकान पे आया तो आपने उस मुर्गे से 15,000 कमा लिया। ये वसूल कि सर वसूल नहीं हुआ, तो वसूल नहीं हुआ ये बात हम फ्यूचर में देखेंगे या फ्यूचर में तय करेंगे। और इतना ही डर था तो उधार ट्रांजेक्शन किया क्यों? और आप 15,000 की क्या चिंता करते हो सकता है आपको माल के पैसे भी वसूल ना हो, तो आप उस फ्यूचर को मत देखिए। राइट नाउ क्या हुआ, माल गया, हाँ 65,000 आप किसी पे मांगते हो, वो कौन है? डेटर। और 15,000 आपने कमा लिया है तो वो आपकी कैपिटल में जुड़ेगा। 60 में से 50 गया 10 और ये 65, 75, 60, 135। तो इस तरह से आपका इक्वेशन मैच हो रहा है। मैंने जोड़ लिया, 135 यहाँ हो रहा है और 135 उस तरफ हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और सुनते हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग 5,000। क्या हुआ? 5,000 का माल दुकान का ओनर उठा के ले गया। अब सोचो शाम हुई और उसने एक गेहूं का बैग होता है
वो उठा लिया, अनाज की दुकान है मान लो, उसने गेहूं का बोरा उठा के अपने घर ले गया, तो दुकान से क्या हुआ, माल गया। और ये पैसा किससे वसूल किया जाएगा, ओनर से वसूल किया जाएगा, तो ये ओनर की कैपिटल में से कटेगा। जो ड्राइंग होता है वो हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाता है, ठीक है। 60 और ये बस 5000 ही बचा है अब यहाँ पे, और ये 65, यहाँ टोटल 130 हो गया, ये 40 और ये 90,000। चलिए और सुनते हैं। और देखो लिखा है परचेज्ड टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर 20,000। एक टाइपराइटर खरीदा गया है, उस चक्कर में कैश गया, तो कैश में से तो करेंगे माइनस। और यहां पे अपन टाइपराइटर का कॉलम बना देते, अगर ये टाइपराइटर दुकान के लिए खरीदा गया होता, दुकान में रखा हुआ होता, तो टाइपराइटर का कॉलम बनाते, लेकिन ये अपने बच्चे के लिए खरीदा इसने या खुद के लिए खरीदा, तो ये पैसा बिजनेस में से गया। कौन ले गया, ओनर ले गया। ये पैसा बिजनेस में से ओनर ले गया, तो ये पैसा उसकी कैपिटल में से कटेगा, ठीक है। ओनर को कोई रोकने वाला नहीं है, वो दुकान खोल सकता है, तो दुकान में से उठा के सामान ले जा भी सकता है, उसी की दुकान है, कोई उसको रोक थोड़ा नहीं सकता है। हालांकि ये एक बात है कि बिजनेस करने का कोई सही तरीका नहीं होता है, बिजनेस में से ऐसे रोज रोज पैसा निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो बिजनेस खाली हो जाता है। ये तो कभी क्या कर रहा है, दुकान में से माल ले जा रहा है, कभी पैसे ले जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज्ड चेयर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश। 10,000 की चेयर्स खरीदी हैं फॉर कैश, मतलब पैसे से खरीदी, तो कैश गया। और चेयर्स को अपन फर्नीचर बोलते हैं, तो मैंने यहाँ एक फर्नीचर का कॉलम बनाया। अब यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि सर चेयर्स में तो पैसा खर्च हो गया तो ओनर को दुख होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। ऐसा नहीं है, खर्चे दो कैटेगरी के होते हैं, एक जो वसूल हो जाएंगे और एक जो वसूल नहीं होंगे। तो फर्नीचर का पैसा जो है वो वसूल होगा, जो पैसा फ्यूचर में वसूल होगा वो होता है असेट, और जो पैसा आपको देना पड़ेगा और अब फ्यूचर में वसूल नहीं होगा वो होता है एक्सपेंस। थोड़ा सा दिक्कत है ना, आ जाएगा समझ में। ये 30, ये 5 35 और ये 65 100 और ये 10, ये 1,10,000 चल रहा है स्कोर। और इधर राइट साइड पे भी 40 और 70 चल रहा है। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेड फॉर प्रिंटिंग 500 एंड रिसीव कमीशन। इसमें दो ट्रांजेक्शन है, पहले आप इसको पढ़ो। प्रिंटिंग के लिए दिया, यानी अपन ने कुछ प्रिंट करवाया, उसका पैसा दिया, तो 500 रुपये गया। ये पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, तो ये पैसा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। 500 रुपये थोड़ा डिटेल में मैं बताऊं, अभी एक्सप्लेन नहीं करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, जो छोटा मोटा खर्चा होता है ना, छोटा मोटा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2-4 बार बोलेंगे तो आएगा आपको बोलना। और इसी में ये भी हुआ कि हमें कमीशन मिला, तो यहाँ पे ये हमारे कैश में प्लस हुआ, और ये 1200 हमने कमाया, ये हमें वापस तो करना नहीं है, ये हमने कमाया, तो ये 1200 यहाँ प्लस होगा। तो कमाने के लिए बोला जाता है इनकम। इनकम से सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है, ओनर को। कमीशन क्या होता है सर, इसने कोई डील करवा दी, उस डील को करवाने से कमीशन मिल गई, तो वो कैश आया और वो कैपिटल में जुड़ेगा। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। इसने 40,000 और लगाया, बहुत दिन तक पैसे विड्रॉ करने के बाद एक दिन उसको शर्म आई और उसने 40,000 घर से लाके दुकान में लगा दिया, तो कैश आया। और ये पैसा किसने लगाया, ओनर ने, तो ये किसके खाते में जाएगा, उसके खाते में। ये समझो सबके खाते चल रहे हैं, सबका खाता चल रहा है, सबका हिसाब चल रहा है, ठीक है। इसके बाद है पेड टू गोपाल। हमने 30,000 गोपाल को पे किया। गोपाल कौन है, गोपाल वो है जिससे हमने सामान खरीदा था, हमने गोपाल को पैसे दिए तो हमारा कैश गया, और इससे हमारा लायबिलिटी, हमारा जिम्मेवारी थोड़ा तो कम हुआ, तो हमने यहाँ पे 30,000 इसको दे दिया कि सर बाकी का क्या, बाकी है, हमने उसका फुल सेटलमेंट तो किया नहीं है, तो 30 दिया है तो 10 अभी बाकी है, वो हमारे पीछे पड़ गया होगा, तो हमने कहा भाई तू 30 तो ले जा।
ठीक है, चलो अब आप इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये 30 और ये 40, 70 में 30 गया 40, वापस 30 और 40 70 में 30 गया 40, 41 200, 40,700, ये 5,000, 45,700 और ये 65, 50, 1,10,700 और ये 10,000, 1,20,700। इधर 40 में से 30 गया 10 और ये 70 और 40, 110, 111, 111 200, 110 700। ठीक है, LHS और RHS को मैंने जोड़ा, LHS RHS को दो जोड़ा, 1,20,700 हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन हर स्टेज पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई होती है, होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए हो गया है। क्वेश्चन देखेंगे। हर बार क्वेश्चनों में दो चीजें होंगी, कुछ पॉइंट रिपीट होंगे, कुछ पॉइंट नए आएंगे। हमेशा लर्निंग का एक तरीका ये होता है, इंच करके लर्निंग होती है। थोड़ा सा सीखा, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आ गया। थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ी सी ईमानदारी दिखानी पड़ती है, फिर पढ़ाई सच में इतनी मुश्किल नहीं होती है। जितना अपन हवा बना लेते हैं या बचने या भागने की कोशिश करते हैं, उतना मुश्किल नहीं होता। उल्टा लर्न जब होने लगता है, जब तुम्हें आने लगता है, तो तुम्हें खुद ही अच्छा लगेगा। खैर, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। इस बंदे ने, जो भी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 60,000 दांव पे लगाया। सपोज आप जुआ खेलने बैठते हैं ना, तो दांव पे पैसा लगाते हैं। इसने भी लीगल दांव लगाया और 60,000 दांव पे लगाया। किस फॉर्म में है? कैश 50,000, फर्नीचर 10,000। फर्नीचर कस्टमर्स को बिठाने के लिए, 50,000 कैश ताकि सामान वगैरह खरीद सके, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इसने स्टेक मनी दांव पे लगा रखी है, अमाउंट वो है 60,000। यहाँ पे जो होता है पर्टिकुलर्स लिखना होता है। ये कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए पहले मेरा मेन जोर इस पे रहता है, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे लिखना तो आना ही चाहिए कि ये क्या हुआ, मतलब ये फिगर्स कहाँ से आए या क्यों आए। तो आप बताते हैं स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बॉट गुड्स। अरे वाह, कितना प्यारा सा लिखा है, बस सामान खरीदा, इतना सिंपल, सामान खरीदा। तो आपका कैश गया और आपको यहाँ पे स्टॉक का कॉलम बनाना है कि सर कितने कॉलम बनेंगे, हमें कैसे पता? वो तो देखो, पता करने का तरीका ये है कि या तो पहले ही आप सारी एंट्रीज देख लो। ठीक है, वैसे आइडिया लग जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आइडिया लग जाता है। सेकंड में मैंने यहाँ लिखा कि क्या हुआ साहब, बॉट गुड्स, हमने सामान खरीदा। ठीक है, तो कि सर उधर कुछ नहीं होगा, नहीं, जरूरी नहीं कि हर ट्रांजेक्शन आपके कैपिटल को हिट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। 50 में से 40 गया 10, ये 10 और ये 40, 40 50 60, 60,000, ये आपका 60,000 आ गया। ठीक है बेटा, चलिए। थर्ड, गुड्स सोल्ड कॉस्ट 8,000 फॉर 10,000 फॉर कैश। 8,000 की सामान की कॉस्ट थी और हमने उसे 10,000 में सेल किया, तो हमारे पास कैश के फॉर्म में 10,000 आया, स्टॉक में से 8,000 चले गया और 2,000 रुपये किसने कमाया? दुकान ने कमाया। दुकान किसकी है? ओनर की। तो जैसे आपका दांव लग गया, जुआ खेला, आपका दांव लग गया, जो दांव नंबर लगाया वो नंबर लग गया, तो आप एकदम उछल पड़ोगे। तो ये उछल पड़ेगा कि उसकी कैपिटल 60 से 62 हो गई। ठीक है, 20,000, 10,000, 40 में से 8 गया 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाफ फर्नीचर लॉस्ट बाय थेफ्ट। आधा फर्नीचर चोरी हो गया। आप सुबह दुकान खोली, दुकानदार ने देखा फर्नीचर गायब है, दुख होगा, नुकसान हो गया। आधा फर्नीचर, पूरा फर्नीचर कितने का था? 10 का, तो आधा फर्नीचर कितने का है? 5,000 का। 5,000 का फर्नीचर चला गया, तो ये 5,000 क्या है सर? ये लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। तो किस में से घटेगा? कैपिटल में से। ठीक, वैसे कि आपका दांव नहीं लगा, आपके 5,000 चले गए, आप दुखी हो गए। ठीक है, कि सर आप हमें जुआ खेलना बता रहे हो? नहीं, मैं आपको अकाउंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट्स वैसी ही चीज़ है, बिजनेस वैसी ही चीज़ है, बट ये लीगल तरीका है पैसा कमाने का। बिजनेस और कुछ थोड़ा होता है, लीगल तरीका होता है पैसा कमाने का। चलिए नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू राम, कॉस्ट 8,000 फॉर 10,000। हमने राम को सेल किया
और हमने जर्नल वाले लेक्चर्स देखे हैं, हमें अच्छे से लैंग्वेज पता है। गुड्स सोल्ड टू राम का मतलब है ये उधार ट्रांजेक्शन है, उधार ट्रांजेक्शन है। आपका सामान गया, हाँ जी, पैसे मिले, ना जी, पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट होगा, डेटर्स, एक कॉलम क्रिएट हुआ डेटर्स का, और यहाँ पे आ गए 10,000। 2,000 कमा लिए, हाँ जी, मिल गए, ना जी, पैसे नहीं मिले पर कमा तो लिए, तो ये 2,000 रुपये यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या होगा, कैश वहीं का वहीं है क्योंकि उधार में ले गया, फर्नीचर वही बचा हुआ है जो है, माल थोड़ा सा चला गया आपका, और यहाँ आपका एक डेटर क्रिएट हो गया। डेटर मतलब वो कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर्स जिन्होंने हमसे उधार लिया है और अभी तक अपना बिल क्लियर नहीं किया है। और उधार सेल पे भी दुकानदार को खुशी तो होती ही है, हालांकि कैश सेल में ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि कैश सेल में क्या होता है, कैश अपने हाथ में आ जाता है। उधार सेल में अभी आएगा, जब आएगा तब आएगा। और अब देखो क्या हुआ, राम रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। अपन ने पिछले ट्रांजेक्शन में राम को माल बेचा था, उसने माल वापस कर दिया। आप इमेजिन कीजिए कि कभी माल वापस आता है तो दुकानदार को खुशी होती है कि दुख होता है? जनरली दुख होता है। कि दुख क्यों होता है? क्योंकि उसकी कमाई चली जाती है। वो जो माल उसने सेल किया था, जिसमें उसने प्रॉफिट कमाया था, वो वापस आ जाता है, तो मतलब उसका एक तरह से प्रॉफिट खत्म हो जाता है। हालांकि आधा माल वापस आया है आराम से। पिछले सौदे में आपने कमाया था 2,000, माल वापस आने से 1,000 का नुकसान होगा, तो ये 1,000 कैपिटल में से लेस होगा। जो पूरा माल था वो 8,000 का था, आधा माल कितने का हुआ? 4,000 का हुआ, तो 4,000 रुपये अपने स्टॉक में प्लस होगा, 4,000 स्टॉक में प्लस होगा। और डेटर की तरफ से आधा माल जमा हो गया, यानी उसकी ने तो 5,000 का माल जमा करा दिया। किसा समझ में बिल्कुल ही नहीं आया। एक एक करके सोचो। माल वापस आया, हाँ, कितने का था? 8 का। आधा कितने का हुआ? 4 का। माल आने से क्या हुआ? जो आपका प्रॉफिट था वो कम हो गया, तो 1,000 का नुकसान हो गया एक तरह से। और डेटर के आधे पैसे पे हो गए, तो डेटर में से आधे पैसे जमा कर लो, अब वो फ्यूचर में तुम्हें 5,000 ही देगा। तो यही ना अकाउंटिंग इक्वेशन करने से बहुत एक अच्छा ये होता है कि बार बार चीज़ें फिल्टर होती है, बार बार चीज़ें क्लियर होती हैं। इसलिए चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है। ठीक है, चलिए अभी देख लीजिए इक्वेशन 20, 25, 53 और 58, और यहाँ पे भी है 58,000। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर चले, मेक श्योर करता रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर में। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 4,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। हमें राम से 4,800 मिला और 200 रुपये हमने छोड़ दिए, तो कुछ दिन बाद हमने उसको बोला भाई पैसे दे दे, तो उसने 4,800 हमें दिए, तो कैश में आएगा 4,800 और 200 एक बार फिर हमें कम मिले। चाहते तो हमें 5 मिलते पर हमें 200 कम मिलते, तो ये भी नुकसान है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में से एडजस्ट होता है, तो कैपिटल में एडजस्ट हो गया। ठीक है, चलिए और क्या हुआ? इसके पैसे जमा हो गए, ये तो मैं भूल ही गया। डेटर के पैसे जमा हो गए, तो इसका स्कोर क्या हो गया? नील, 0। किसा लास्ट में क्या करना? लास्ट में देखो 28 और 5 33, 37 और 20 57,800। आपका लेफ्ट हैंड साइड का सम है 57,800। ये क्या है? असेट है। उस तरफ लायबिलिटीज तो इस क्वेश्चन में आई नहीं। ठीक है, लायबिलिटीज तो है 0, और इसके अलावा है कैपिटल, वो भी है 57,800। 57,800। आपको लास्ट में श्योर करना होता है कि असेट यानी ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और लायबिलिटीज और कैपिटल साइड बराबर चल रहा है। आपको ऊपर ही ऊपर लिखना होता है A बराबर L प्लस C, और इस इक्वेशंस के थ्रू हम प्रूव करते हैं कि हाँ A बराबर L प्लस C होता है। ठीक है, हो गया है। इक्वेशन का अपन अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये थोड़ा सा टफ रहेगा। कोशिश अपन यही कर रहे हैं कि एक लेवल अप अपन जाते जाएं, तो ही आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखते हैं। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला, महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख रुपये बाय चेक, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। तो खूब ताम झाम के साथ इसने बिजनेस स्टार्ट किया, एक साथ 5 चीज़ें लगा दी। तो मुझे यहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा कैश, ये लिखा मैंने कैश के सामने लिखा मैंने 50,000।
इसके अलावा यहाँ लिखा बैंक, यहाँ लिखा 1 लाख। इसके बाद लिखा मैंने स्टॉक, यहाँ लिखा 60,000। फिर लिखा मैंने मशीनरी, इसमें लिखा मैंने 1 लाख। और इसके बाद लिखा मैंने फर्नीचर, इसमें लिखा 50,000। अब आप इसने देखो पट्टे ने कितना पैसा लगा दिया, 50 और 1.5, 1.5 और 60, 210, 310, 360, 3,60,000 रुपये इसने दांव पे लगाया। तो ये है इसकी कैपिटल। वो अमाउंट जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, ये रहा पहला ट्रांजेक्शन, आसान था। सेकंड, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, अबव मतलब ऊपर बताए हुए गुड्स का, ऊपर बताए हुए गुड्स का 1/3 पार्ट सोल्ड, बेचा, एट प्रॉफिट, मुनाफा, 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। आराम से, ये जो 60,000 का सामान है, पहले मैंने 60,000 लिखा और उसका 1/3 किया तो ये हुआ 20,000। तो 20,000 का तो है सामान, उसके अंदर 10% यानी 2,000, तो 20 और 2 हो गया 22, और हाफ माना आधा पैसा हमें मिला और आधा पैसा हमें नहीं मिला। बहुत आराम से सीक्वेंस पकड़ो। सबसे पहले सामान बेचा, स्टॉक में से माइनस, पैसा कमाया, कैपिटल में प्लस, 22,000 जब मैंने मांगा तो मुझे आधा पैसा मिला कैश में, तो कैश के अंदर 11,000 प्लस, और 11,000 फ्यूचर में मिलेगा डेटर्स। तो ये इस तरह से चलेगा। और अब इस आज की वीडियो में तो अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, 50 और 11 61, ये 1 लाख यूं का यूं। स्टॉक अब 40 का रह गया, मशीनरी 1 लाख पे ही है, फर्नीचर 50,000 पे ही है, डेटर 11,000 पे ही है, और ये हो गया 362,000। चलिए और सुन लेते हैं। लिखा है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%, मशीन पे 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, लगाया गया, यानी मशीन की वैल्यू गई नीचे। आप सोचो, आप एक ओनर हैं, आपके पास जो चीज़ रखी हुई है उसकी वैल्यू कम हो जाए, खुशी होगी? नहीं होगी, नुकसान हुआ। मशीन की वैल्यू 1 लाख, उसका 10% 10,000 वैल्यू चली गई, तो ये मशीन में से माइनस करो, और ये 10,000 रुपया आपका कैपिटल में से भी माइनस होगा कि सर ये क्या है, ये एक तरह का एक्सपेंस है। ठीक है, न्यू इक्वेशन 61,000 सेम, बैंक बैलेंस 1 लाख सेम, स्टॉक 40,000 रिमेन सेम, मशीन न्यूली वैल्यूड 90,000, मशीन का वैल्यू 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000, और ये 352,000 कैपिटल पे। चलिए और सुनते हैं। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, 10,000 रुपये विड्रॉ किया, किसने किया? ओनर ने। कहाँ से किया? दुकान में से। दुकान में ही वो लगाता है, दुकान में से ही निकाल लिया, तो कैश में से माइनस कर दो। कैश में से चला गया, कोई और नहीं, घर का आदमी, ओनर ले गया, तो कैपिटल में से माइनस कर दो। यहाँ आ गया 51,000, यहाँ 1 लाख रुपया, यहाँ 40,000 रुपया, यहाँ 90,000 रुपया, 50,000 रुपया, 11,000 रुपया, और 342,000। चलिए नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ, एंड यहाँ पे बिल वर्ड है। चलिए, हमने गुप्ता को सामान बेचा 10,000 का। अब देखो, उधार बेचने में कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला पलट जाता है कि मैंने कब लिया, मैं तो नहीं दूंगा वगैरह, तो आप सामने वाले से राइटिंग में ले सकते हो। राइटिंग में यहाँ से एक नया वर्ड से आपका वास्ता पड़ेगा, BR फुल फॉर्म होता है बिल्स रिसीवेबल। तो अगर कोई भी कस्टमर आपसे उधार लेने आए ना, तो आप उसे राइटिंग में ले लो कि मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसे दे दूंगा। ओके, तो हमने सामान बेचा, आपका सामान गया, स्टॉक में से माइनस हो गया, और यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा BR, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, बिल्स, BILLS, बिल्स रिसीवेबल।
ठीक है बेटा, यहाँ पे 10,000 रुपये आ जाएगा। अगर हम उससे राइटिंग में नहीं लेते, वैसे ही उधार ले जाता, तो ये 10,000 की एंट्री डेटर्स में आती। पर अगर आपने उससे बिल ले लिया तो ये एक BR के नाम से आएगी, यानी एसेट थोड़ा BR के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये वो नई बात थी जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिया। 51,000, 1,30,000, 90,000, 50,000, 11,000, 10,000 और 342,000। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लास्ट में लिखा है रिसीव्ड 10,000 फॉर गुप्ता फ्रॉम गुप्ता, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। मैच्योर होना मतलब बिल का पक जाना, और जैसे ही मतलब 3 महीने हो गए, क्योंकि उसे वो 3 महीने का प्रॉमिस बोल के गया था। जैसे ही 3 महीने हो गए तो मैं क्या किया होगा, मैंने उसके पास वो बिल भिजवाया नौकर के हाथों, बिल उसके पास भिजवाया। मैंने कहा भाई पैसे दे दे, तूने 3 महीने पहले लिख के दिया था, साइन करके दिया था। उसने कहा हाँ हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ। तो हमें कैश मिला, तो ये कैश के अंदर 10,000 आ गया, और अब ये बिल का टाइम हो गया पूरा, ये बिल नील। उसके ऊपर जैसे बिल के ऊपर पेड लिख दिया जाएगा, पेड और कैन पेड लिख दिया, ख़त्म कर देंगे, तो ये बिल हो गया ख़त्म। और अब फाइनली आपका इक्वेशन आ रहा है, ये है 61,000 कैश, 1,00,000 रुपया बैंक बैलेंस, 30,000 रुपया स्टॉक, 90,000 मशीन, 50,000 फर्नीचर, 11,000 के डेटर्स। आराम से जोड़ देते हैं, 61, 71, 101, 191, 241, 242, 252, 252,000 आपका लेफ्ट हैंड साइड है। 252,000 ओके, गलती हुई है, वापस जोड़ते हैं। ये 61 और ये 1,00,000 था, सॉरी 161, 191, 281, 331, 342, वापस 61, 161, 191, 281, 331, 332, 342। तो यहाँ पे हो गया आपका 342,000। लेफ्ट हैंड साइड 342,000, राइट हैंड साइड 342,000। LHS हमेशा बराबर होगा राइट हैंड साइड के। ए ये सब जो है ना, ये असेट्स हैं, ये असेट्स के नाम है। जैसे मैं बोलूँ एक्टर, तो एक्टर में तरह तरह के एक्टर्स के नाम आते हैं, कोई से भी जो आपके फेवरेट हो, अक्षय, रणवीर, जो भी है। तो जैसे असेट्स के नाम आते हैं, वैसे असेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक वगैरह। यहाँ इस क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं है, और लास्ट में जो होता है वो होता है कैपिटल। A = L+C, ये हमेशा स्टैब्लिश होगा, होके ही रहेगा। इक्वेशन अपना चैप्टर चल रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते समय काफ़ी सारी टर्म्स आती हैं, कुछ सिंपल कुछ हार्ड। आज तो बिल्कुल अपन बेसिक बातों पे, टर्म्स पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे गुड्स, वेल एवरीबडी नोट्स कि गुड्स क्या होता है। जिस चीज़ की आपकी दुकान है वो होता है गुड्स। आपकी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपके लिए गुड्स है, फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होता है, ठीक है। तो ये बहुत बुनियादी बात है कि जिस चीज़ की आपकी दुकान है, आपकी शू स्लीपर की दुकान है तो जो शू और स्लीपर्स होते हैं वो आपके लिए गुड्स है, ठीक है। अब देखें इसके बारे में क्या बोलता है, तो ये कहता है गुड्स इंक्लूड द थिंग्स विच आर बॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल एट अ प्रॉफिट। गुड्स के अंदर वो चीज़ें शामिल हैं जो हम रीसेल के लिए लाते हैं, और रीसेल में देखो अपना कोई चैरिटी मकसद नहीं होता कि जो भाव लाए वही भाव बेचेंगे। अक्सर प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से दो चीज़ें इंक्लूड है। रीसेल करते हुए प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से जो चीज़ लाते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, कमोडिटीज़ इन विच अ बिजनेसमैन डील्स आर नोन एज गुड्स फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ इज गुड्स फॉर अ क्लोथ मर्चेंट, बुक्स फॉर अ बुक सेलर। गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मर्चेंडाइज और गुड्स इन ट्रेड। तो बहुत बच्चों वाली बात है कि कमोडिटी या गुड्स या मर्चेंडाइज, जिस चीज़ की आपकी दुकान है वो आपके लिए गुड्स है, ठीक है जी। चलिए, और फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डीलर ऑफ फर्नीचर, अगर एक फर्नीचर का दुकानदार है और वो फर्नीचर लेता है तो वो गुड्स है। लेकिन अगर वो कार परचेज़ करेगा तो वो असेट्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक कपड़े का दुकानदार है, वो कपड़ा खरीदेगा, क्लोथ खरीदेगा तो वो गुड्स है। लेकिन अगर कपड़े का दुकानदार फर्नीचर लेगा तो फिर वो उसके लिए असेट्स है।
तो आपको पहले, अगर आप कहीं अकाउंटिंग करना जा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पहली बुनियादी चीज़ तो आप ये देखो कि आपकी दुकान किस चीज़ की है। जिस चीज़ की आपकी दुकान है उसमें आप डील करोगे तो वो गुड्स है, अदर देन गुड्स बाकी सब असेट्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यही सारी बातें बेटा हिंदी में लिखी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर इंग्लिश में थोड़े कंफर्टेबल आप कम हैं तो। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। परचेजेस क्या होता है? वेल, परचेजेस मतलब होता है सामान खरीदना या गुड्स खरीदना। ठीक है, चलिए देखो ये इसको कैसे बोलना चाहता है। द टर्म परचेज इज़ यूज्ड फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स। गुड्स खरीदने को परचेज कहते हैं। परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। देखो अगर आप पैसे देकर गुड्स खरीदते हो तो भी उसे परचेज बोलेंगे, और उधार पे कोई सामान लेके आ जाते हो, बिल बाद में पे करते हो, तो भी उसे परचेज कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल। कोई कहते हैं परचेज क्यों करता है इंसान या व्यापारी परचेज क्यों करता है, तो उसका मकसद होता है उसे रीसेल करके मुनाफा कमाना। इट मे बी नोटेड दैट द गुड्स रिटर्न टू सप्लाई आर टर्म्ड एज परचेज रिटर्न। वेल, परचेज रिटर्न क्या होता है? जो माल आप परचेज करके लाए थे, किसी वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसका भाव ज़्यादा लग गया या डिस्काउंट उतना नहीं दिया जितना प्रॉमिस हुआ था, किसी भी वजह से आपने अगर गुड्स रिटर्न कर दिया तो उसे परचेज रिटर्न कहेंगे। परचेज रिटर्न में आप फ्लो समझो। परचेज रिटर्न में गुड्स जाता है, परचेज में गुड्स आता है, परचेज रिटर्न में गुड्स जाता है, तो उसे हम रिटर्न आउटवर्ड का नाम भी देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, ये टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें हिंदी में एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको हिंदी। क्रय शब्द का उपयोग माल की खरीद के लिए किया जाता है। क्रय नकद या उधार हो सकती है। माल की खरीद का मकसद होता है पुनर्विक्रय से लाभ कमाना। सप्लायर को जो हम सामान लौटाते हैं इसे क्रय वापसी की संज्ञा दी जाती है, इसे जावक वापसी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए इसी तरह बताएगा आपको वह सेल्स के बारे में। वेल, सेल यानी माल बेचना। ठीक है, देखिए ये क्या कहना चाहता है। The term sale is used for those goods which are purchased for resale or which are produced with a view to make sale। ठीक है, देखिए सेल हम जब करेंगे ना तो दो तरह की चीज़ हो सकती है। हो सकता है हमने उस चीज़ को परचेज़ किया हो और उसे सेल कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस चीज़ को हमने मैन्युफैक्चर किया हो या हमने प्रोड्यूस किया हो। ठीक है, कई बार हम मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, तो हम खुद अपने यहाँ चीज़ बनाते हैं और उसके बाद उसको सेल कहते हैं। वेल, कभी ऐसा भी होता है कि आपके जैसे कार पुरानी हो गई, वो आपने सेल कर दी, तो आम बोलचाल में तो भले उसे सेल बोल दो, बट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में वो सेल्स नहीं है। सेल का मतलब वही है जिस गुड्स के आप डीलर हो। अगर आपका फर्नीचर पुराना हो गया, आपने निकाल दिया, आपका कंप्यूटर पुराना हो गया, आपने निकाल दिया, ये सब सेल्स नहीं है। आम भाषा में भले तुम उसको सेल बोल दो। ये एग्जाम्पल समझाते हैं। अ क्लॉथ मर्चेंट सेलिंग क्लॉथ इज अ सेल बट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हिम विल नॉट बी टर्म्ड एज सेल ऑफ गुड्स। कि कपड़े का दुकानदार कपड़ा बेचे तो वो सेल है, लेकिन अगर उसका पुराना फर्नीचर वो बेचे तो वो सेल नहीं है। ये बात फिर सबको पता है कि कई बार हम कस्टमर्स को माल वापस सेल करते हैं, उनको पसंद नहीं आता तो वापस कर देते हैं। वापस कर देते हैं तो इसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, या इसी को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हिंदी में हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। और एक लास्ट टर्म आ रहा है, वर्ड आ रहा है, वो है स्टॉक और इन्वेंट्री। देखिए आपने परचेज़ किया, उसमें से सेल किया। परचेज में से सेल गुड्स को हटाने के बाद जो माल आपके पास रह जाता है, मान लो महीने के एंड में आपने जाके गोडाउन में देखा, दुकान में जाके देखा, जो माल रह गया वो है स्टॉक। सिंपल वर्ड्स ये है। अब देखिए क्या कहता है। स्टॉक रेफर्स टू गुड्स हेल्ड बाय ए बिजनेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। देखिए आपके पास जो माल होगा वो या तो इसलिए होगा कि आपको उसको सेल करना है, गुड्स आपके पास होगा, या तो वो सेल के लिए रखा हुआ होगा, या गुड्स आपके पास इसलिए होगा ताकि आप कुछ प्रोड्यूस कर सको या जिसकी मदद से आप सर्विसेज दे सको। ठीक है, तो या तो गुड्स होता है सेल के लिए, या गुड्स होता है प्रोडक्शन के लिए, या प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए। स्टॉक वर्ड में 3 वर्ड इंक्लूड है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, सेमी फिनिश गुड्स मतलब आधा प्रोसेस हो गया, और फिनिश गुड्स मतलब पूरा तैयार माल। स्टॉक आर ऑफ 2 काइंड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मान लीजिए जनवरी को शुरुआत माने और दिसंबर को एंड माने, तो 1 जनवरी के दिन जो स्टॉक रहेगा उसे आप नाम देंगे ओपनिंग स्टॉक, और दिसंबर का जो स्टॉक रहेगा उसे आप नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अपने अकाउंट्स में जनरली फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल को जो स्टॉक होता है वो होगा ओपनिंग स्टॉक,
और 31 मार्च को जो स्टॉक होगा उसे आप नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वैल्यूएशन, देखिए स्टॉक के साथ क्या है कि सपोज़ आपने कुछ सामान खरीदा, मान लीजिए कुछ कपड़ा आपने खरीदा और वो आपने 20,000 का खरीदा, तो ये तो हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता है कि मैं इसे बेचूंगा तो 24,000 मिलेंगे, तो वो 24,000 हो गई उसकी मार्केट प्राइस। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक दोनों में से जो वैल्यू कम होगी ना उस पे आएगा, 20 या 24 में जो भी कम होगी उस पे आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक हम लाए 20,000 पे, लेकिन अब जैसे वो स्टॉक है, जो माल है, कपड़ा है, वो आउट ऑफ फैशन हो गया तो आपको पता है कि 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या हुई 15,000, मार्केट प्राइस है रिलायजेबल वैल्यू 15,000। तो आपको दोनों में से जो लोअर वैल्यू है हमेशा उसे पिक करना है। ये रूल तुम्हारे आगे काम आएगा कि कभी भी बैलेंस शीट में जब स्टॉक दिखाते हैं तो जो आपकी परचेज प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस और जो उसकी मार्केट प्राइस है रिलायजेबल वैल्यू, उसमें से जो भी कम होता है आपको उसे ही लेना होता है। और एक बात ये वैसे जनरल नॉलेज की है कि एक सीज़न का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले सीज़न का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जैसे आप दिसंबर में ख़त्म करोगे, मान लो 31 दिसंबर 2018, उस दिन जो स्टॉक होगा वही स्टॉक आपका 1 जनवरी 2019 को भी होगा। दोबारा बोलता हूँ, दिसंबर 18 को जो स्टॉक होगा वही स्टॉक आपका जनवरी 19 में भी होगा। तो एक सीज़न का क्लोजिंग स्टॉक अगले सीज़न का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है जी, कुछ सुनने जैसी बातें आपने सुनी, ठीक है, काम आएंगी कभी न कभी, इसीलिए बताइए। ओके, थैंक यू।